अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इसमें हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इससे उसे अंदाजा हुआ कि भाई ये एक ऐसी वेव्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। फिर हम देखेंगे की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज के टॉपिक बेसिकली हमारे पास देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है या उनकी जो एमिशन है वो किन चीजों पे कैसे वो डिपेंड कर रही होती है। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मिट करवाएंगे यानी वो एक वेव फिनोमेना के तहत पढ़ेंगे, तो किसी भी सिस्टम के जो एटम्स हैं वो रेडिएशन एमिट करते वक्त कोऑपरेटिवली बिहेव करेंगे, यानी मिलके वो एक रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारे एटम्स के पार्टिसिपेट करते हैं लाइट को एमिट करने के लिए। यानी फिलामेंट ऑफ हॉट बल्ब में क्या होता है कि एक बल्ब है, उसके फिलामेंट को हीट करते हैं तो ढेर सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं तो लाइट एमिट करते हैं। तो इसका अंदर कोलैबोरेशन हुई ढेर सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनों की, जिससे हमें लाइट मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई आपके पास सिंगल एटम से जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उसमें क्या फर्क है और ढेर सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा। तो क्या जनाब, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक बंडल हासिल करेंगे यानी क्वांटम आएगा आपके पास। तो आप ऑब्जर्व करोगे इन रेडिएशन को किस तौर पे कंसंट्रेटेड बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी आपको पैकेट्स मिलेंगे एनर्जी के, कंटिन्यूस वेव नहीं मिलेगी। ठीक होगी बात। तो दोनों बातों में फर्क समझें कि जब आपके पास ढेर सारे एटम्स होते हैं तो कोई एटम जल्दी एक्साइट डी एक्साइट हो रहा है, कोई देर से हो रहा है, तो कंटिन्यूसली आपको पैकेट मिल रहे होते हैं, वेव फॉर्म की शेप आ जाती है आपके पास। जबकि अगर आप सिंगल एटम को देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा जैसे आपके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहे हैं इंटरवल के बाद बाद, तो उसमें स्मूथ वेव का कंसेप्ट नहीं आने वाला। ठीक होगी बात। अब चलते हैं जरा हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की जानिब। तो हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उसने मैक्रोस्कोपिक वेवलेंथ को फर्स्ट टाइम देखा किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर 1887 में आपके पास उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब आपके पास बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है। एक एलसी ऑसिलेटर को उसने कपल किया ट्रांसफार्मर के साथ। अब जनाब ट्रांसफार्मर के साथ कपल करने से क्या होगा कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन जोड़ दी है उसने एंटीना के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि टू थिन रॉड्स हैं, कंडक्टिंग रॉड्स सॉलिड्स के हैं। अगर आप इस सर्किट को देखो तो आपका एनर्जी सोर्स का अंदर बैटरी लगी हुई है, एलसी सर्किट है, यहाँ से यानी बैटरी है, बैटरी से एलसी ऑसिलेशंस पैदा होंगी, उस ऑसिलेशन से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो जनाबे वाला आगे आपके पास फ्लक्स चेंज करेगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और वो आपके पास यहाँ पे एंटीना, जिसे हम इलेक्ट्रिकली डाइपोल एंटीना बोलेंगे, यानी एक अगर रॉड पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव होगा तो पहले वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से आपको ट्रैवलिंग वेव वहां पे चलती हुई दिखाई देंगी। इसकी आप जरा एक एनिमेशन देखिए, आपको ज्यादा अच्छे बेहतर इसकी एनिमेशन में समझ आएगी कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जी, तो अगर मैं इसकी थ्योरी को समझाऊं तो आप कहोगे कि भाई इसमें आपके पास कपलिंग है किसकी, भाई आपने वेरिंग करंट को, यानी ट्रांसफार्मर में जैसे ईएमएफ वेरी कर रही होगी उसकी वजह से बनने वाला करंट भी वेरी कर रहा होगा, वो अब इस रॉड के अंदर ऑसिलेशंस आ रही होंगी। तो आपके पास ये जो रॉड एंटीना की रॉड है इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसमें इस तक जो चार्जेस आ रहे हैं उनके पास वो ओसिलेट कर रहे होंगे, तो यहां से जो वेव्स पैदा होंगी, ट्रैवलिंग वेव पैदा होगी, उनकी एक सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर आप देखो तो ये जो रॉड्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें चार्ज ओसिलेट कर रहा है साइनोसाइडली, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम कह देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिहाज से वेरिएशन आ रही है।
अब आपके पास ये एंटीना एक डाइपोल इफेक्ट भी रख रहा है, यानी कि इसमें जो डाइपोल का मतलब होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। तो एक रॉड अगर पॉजिटिव कंसीडर होगी तो दूसरी रॉड नेगेटिव कंसीडर हो जाएगी, तो एक डाइपोल का कंसेप्ट आएगा, तो वो भी साइनोसाइडली वेरी कर रहा होगा। ठीक हो गया बात। अब चूंकि डाइपोल वेरी कर रहा है तो इसका मतलब उस डाइपोल की बनने वाली फील्ड भी वेरी कर रही होगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो अगर करंट वेरी कर रहा है तो उस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरी करेगी। तो अब आपने सारी बहस से क्या नतीजा निकाला कि भाई करंट वेरी कर रहा है तो इसका मतलब उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। ये बात एक साइड पे हो गई। अब वहां पे डाइपोल से डाइपोल पे आपके पास फील्ड कभी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसाइडली वेरी कर रही है। तो जनाब दोनों फील्ड वेरी कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो आपके पास ये जो आपके पास चेंज आ रहा है, तो ये चेंज ट्रेवल करेगा आउटवर्ड एंटीना एट द स्पीड ऑफ लाइट सी। यानी ये चेंज बुनियादी तौर पे, यानी अगर मैं समझाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की चेंज, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज, तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से बाहर की जानिब ट्रेवल करेगा। तो आपके पास ये दोनों चेंजिंग फील्ड, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कहते हैं कि ये फॉर्म करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो दोनों एक साथ चेंज हो रही होती हैं, तो आपके एंटीना से अवे मूव करेंगी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वही होगी जो एलसी ऑसिलेटर की होगी, कि वो कितनी दफा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे सारा मुद्दा तो उसी की वजह से आ रहा है ना, कि आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉगल कर रही है। ठीक होगी बात। अब हर्ट्ज की फाइंडिंग अगर हम बात करें तो वो क्या था, हर्ट्ज ने सोर्स जो वेव्स का यूज किया, उसने कहा एक चार्ज एलसी ऑसिलेटिंग में है, उसने कहा जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो उसकी वही सेम फ्रीक्वेंसी होगी जो एलसी ऑसिलेशन वाली होगी। अभी हमने लास्ट पे भी ये इस बात की डिस्कस किया। फिर उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडिंग वेव्स होंगी, तो इसका मतलब उसने दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान में उससे देखते हुए उसकी वेवलेंथ मालूम कर ली, ये भी उसकी एक फाइंडिंग थी। फिर उसको अपने सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता थी, यानी एल भी पता था, सी भी पता था, तो उसने फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC लगाया, तो उससे पता लग गया कि जो स्पीड ऑफ वेव्स है यहाँ से ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से उसने मालूम की। उसने कहा कि ये स्पीड आपके पास सेम है जैसे स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। तो ये बुनियादी तौर पे मैक्सवेल की जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी उसको वेरीफाई कर रही थी ये बात, यानी हर्ट्ज ने मैक्सवेल की प्रेडिक्शंस को एक तरह से वेरीफाई किया थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। फिर इसी चीज के ऑनर में फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स थे वो हर्ट्ज रखे गए, और 1 हर्ट्ज किसे बोला गया कि आपके पास 1 साइकिल पर सेकंड जिसे आप कहते हो। ठीक होगी बात। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जनाब अब आप कहोगे कि हम अपने मैथमेटिकली अभी हम इसको ट्रैवलिंग वेव के तौर पे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, फिल वक्त हम सिर्फ इसकी की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई क्रॉस बी से निकाली जा सकती है, यानी राइट हैंड रूल का प्लेस आ गया। तो आप कर्ल को रोटेट करोगे ई टू बी, थंब आपको इंडिकेट करेगा आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनर्जी, कि आपके पास वेव इस जानिब ट्रेवल कर रही होगी। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं कि आपके पास इस वक्त ई और बी में 90 का एंगल है, राइट हैंड रूल लगाओ, ई को रोटेट करो बी की जानिब, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देगा जो कि ई क्रॉस बी से आप निकाल पा रहे हो। फिर जब आपके पास ई और बी के मैग्नीट्यूड्स की रेशो उठाएंगे तो वो इक्वल टू सी आ जाएगा, यानी ई ओवर बी की रेशो बराबर सी। इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, माइंडेड। ठीक होगी बात। फिर हम कहेंगे कि भाई ये वेव्स जब वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो इनकी एक फिक्स्ड स्पीड होती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर हमें यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैरी कर रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी कर रही होती है, क्योंकि फैराडे लॉ और मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन आ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज को इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो चूंकि हर वक्त लम्हा चेंज आ रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड हर लम्हा चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है।
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर लम्हा चेंज हो रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये एक दूसरे को हम कहते हैं वेविंग करते हैं, एक दूसरे को कैरी कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि दोनों फील्ड साइनोसाइडली वेवी कर रहे हैं और ट्रांसवर्स हैं, तो हम कहेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी या इन फेज होंगी। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं, यानी दोनों में चेंज भी सेम आ रहा है, दोनों का फेज भी सेम है। फेज सेम होने का मतलब एक साथ पीक वैल्यू पे जाते हैं, एक साथ जीरो पे आते हैं। तो ये आपके पास समझने वाली बात है। तो आप टूल देख सकते हो कि आपके पास क्या है, E is equal to E m for maximum sin of kx minus omega t, B is equal to Bm sin of kx minus omega t, साइनोसाइडली वेरी कर रहे हैं। तो ये जनाब आज के दिन में आपने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट देखा कि कैसे हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मालूम किया। उसे पता चला कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैरी करते हैं। उसने वेवलेंथ फाइंड की, उससे पता चला कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होती है। फिर उसने देखा कि भाई आपके पास ये जो वेव्स है ये आपके पास इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जनाब ये आज का टॉपिक था हमारे पास। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवलिंग वेव के तौर पे समझेंगे, उनका मैथमेटिकल डी टूल समझेंगे। तो वो आने वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई बात पूछनी हो, तो कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।